इस महीने एक मूवी रिलीज हुई धुरंधर। अगर गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो धुरंधर मूवी हर किसी को पसंद आई। और इस मूवी में स्पेशली जो विलेंस के कैरेक्टर्स थे वो सोशल मीडिया पर हर जगह छाए रहे। और उनमें भी जिसने सबसे ज्यादा धूम मचाई वो था अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो रियल रहमान डकैत था, जिसका पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच था, उसके बारे में बात करेंगे। अब्दुल रहमान का जन्म साल 1980 में पाकिस्तान के कराची के एक एरिया लियारी में हुआ था। लियारी कराची के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सबसे कम डेवलप्ड एरियो में से एक है और साथ ही अपने क्राइम और अंडरवर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रहमान की जो फैमिली थी वो उसके जन्म से पहले ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड थी। उसके फादर दाद मोहम्मद AKA दादल और उसके चाचा शेर मोहम्मद AKA शेरू साल 1964 से ही लगातार ड्रग्स स्मगलिंग और साथ ही और भी काफी सारे इलीगल काम करते आ रहे थे। और उस टाइम के दौरान पूरे लियारी में उन दोनों भाइयों के सामने कोई बोलने की और खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन फिर साल 1970 के आसपास एक आदमी, जिसका असली नाम तो किसी को नहीं पता लेकिन लोग उसको काला नाग के नाम से जानते थे, वो इन दोनों भाइयों के सामने खड़ा होता है। काला नाग भी ड्रग्स का ही कारोबार करता है और इन दोनों भाइयों का सबसे बड़ा कंपटीशन भी था। हालांकि इन लोगों के बीच में आपस में काफी ज्यादा राइवलरी थी और कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन कोई खून खराबा नहीं हुआ जो कि आने वाले टाइम में लियारी की गलियों में होने वाला था। फिर कुछ टाइम के बाद एक पुलिस चेस के दौरान काला नाग मारा जाता है और दोनों भाई दाद मोहम्मद और शेर मोहम्मद अपना जो ड्रग्स का कारोबार था उसको पहले की तरह ही कंटिन्यू करते हैं। साल 1980s आते आते लियारी में और भी काफी सारी गैंग्स पनपने लगी थी, लेकिन जो दो मेन गैंग्स थी जिनका पूरे लियारी पर कब्जा था उनमें से एक थी हाजी लाल मोहम्मद, जिसको लोग हाजी लालू के नाम से भी जानते थे, उसकी गैंग। और दूसरी गैंग थी इकबाल बाबू की, जो कि आगे चलकर बाबू डकैत के नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ। हाजी लालू जो था उसकी एक टाइम पर दाद मोहम्मद के साथ अच्छी खासी बना करती थी। और काला नाग का बेटा आला बख्श, जिसको लोग काला नाग 2 के नाम से भी जाना करते थे, वो आगे चलकर इकबाल बाबू यानी बाबू डकैत की गैंग ज्वाइन कर लेता है। और सेम उसी तरह से रहमान डकैत भी हाजी लालू की गैंग ज्वाइन कर लेता है। हाजी लालू ने रहमान डकैत को अपनी गैंग में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि वो उसके जानकार दाद मोहम्मद का बेटा था, बल्कि इसलिए भी किया था क्योंकि हाजी लालू को अच्छी तरह से पता था कि रहमान डकैत कितने शातिर और तेज दिमाग का है। और साथ ही वो जिस तरह के परिवार में और इन्वायरमेंट में पला बड़ा था, सिर्फ ये चीज़ ही काफ़ी थी उसको बाकियों से अलग बनाने के लिए। रहमान ने बचपन से ही अपने फैमिली मेंबर्स को हर तरह की इलीगल एक्टिविटी और काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हुए देखा था, तो उसके लिए कोई भी जुर्म करना बड़ी ही आम बात थी। और फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण काफ़ी ही कम उम्र में वो इलीगल एक्टिविटीज़ और ड्रग्स की सप्लाई वगैरह भी करने लगा था। एक बार बचपन में जब रहमान की उम्र सिर्फ 13 साल थी तो उसको किसी आदमी ने पटाखे जलाने के लिए मना कर दिया था। और सिर्फ इतनी सी बात पर उस आदमी को रहमान ने चाकू मार मार कर बड़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। 18 सितंबर 1995 के दिन रहमान कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो पूरी लियारी में काफ़ी बदनाम और साथ ही काफ़ी फेमस भी हो गया था। दरअसल उसको अपनी माँ पर शक था कि उसकी माँ के कनेक्शंस राइवल गैंग मेंबर्स के साथ हैं और इस शक की वजह से उसने अपनी खुद की माँ को ही जान से मार दिया था। उस दौरान लियारी में गैंग वॉर होना बड़ी ही नॉर्मल सी बात थी। हाजी लालू और इकबाल बाबू की गैंग्स के बीच में हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता था और इन्हीं गैंग वॉर्स के चलते इकबाल बाबू ने अपने 4 बेटे भी गंवा दिए थे। इस टाइम के दौरान रहमान डकैत लियारी के गलियों में चलने वाली मारकाट और इलीगल वेपन्स और साथ ही ड्रग्स की जो स्मगलिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गया था। और एक बार रहमान डकैत और हाजी लालू का बेटा यासिर अराफात इलीगल वेपन्स के पोजेशन और ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े भी गए थे और उन दोनों को जेल जाना पड़ा था। लेकिन ईयर 1997 के दौरान जब रहमान डकैत और यासिर अराफात को कोर्ट हियरिंग के लिए ले जाया जा रहा था तो इस दौरान रहमान डकैत पुलिस की कस्टडी में से बचकर भाग जाता है और वापस आकर अपनी पुरानी गैंग ज्वाइन कर लेता है। रहमान डकैत और यासिर अराफात के पकड़े जाने के बाद से उनकी जो गैंग थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जब रहमान डकैत वापस आया तो उनकी जो गैंग थी वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उनके जो इलीगल काम थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और साथ ही यासिर अराफात अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही था, तो इसकी वजह से रहमान डकैत का जो गैंग के अंदर कद था वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था।
रहमान डकैत की गैंग में इतनी चलने लगी थी कि गैंग के आधे लोग सिर्फ उसकी ही बात मानते थे और इस पॉइंट पर बेसिकली गैंग दो पार्ट्स में बंट चुकी थी। आधे लोग हाजी लालू की बात सुनते थे और आधे लोग रहमान डकैत की। और इस पॉइंट पर रहमान को भी ये लगने लगा था कि गैंग के जितने भी लोग उसकी बात मानते हैं उन सब को लेकर उसको खुद को अपनी अलग से गैंग बना लेनी चाहिए। और फिर एक बार ये लोग एक सलीम मेमन नाम के आदमी को किडनैप करते हैं और उसके बदले में जो रैंसम अमाउंट मिलती है उसमें रहमान डकैत जानबूझकर घपलेबाजी करता है और इसकी वजह से हाजी लालू रहमान डकैत को अपनी गैंग से बाहर निकाल देता है और कहीं ना कहीं रहमान डकैत भी यही चाहता था। और फिर ईयर 2001 में हाजी लालू अरेस्ट हो जाता है और उसका जो बड़ा बेटा था यासिर अराफात वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था, तो ऐसे में उसका छोटा बेटा अरशद पप्पू गैंग को संभालता है। हालांकि हाजी लालू ने तो रहमान डकैत को जो उसने धोखा किया था गैंग में रहकर उसके लिए माफ कर दिया था, लेकिन अरशद पप्पू ऐसा नहीं करता और रहमान डकैत से बदला लेने का प्लान करता है। और इस बदले के चक्कर में अरशद पप्पू कुछ ऐसा कर देता है जो आगे चलकर उसकी खुद की मौत का कारण बनता है। दरअसल लियारी में एक ट्रांसपोर्टर था फैज मोहम्मद के नाम से, लोग उसको फैजू कहकर भी बुलाते थे, और अरशद पप्पू उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन जो फैज मोहम्मद था वो रहमान डकैत का काफ़ी खास आदमी था और एक तरह से उसका रिश्तेदार भी था, और इसकी वजह से रहमान डकैत कई बार अरशद पप्पू को मना करता है और बोलता है कि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन मना करने के बाद भी अरशद पप्पू फैज मोहम्मद को जान से मार देता है। और इस पॉइंट पर एंट्री होती है उज़ैर बलोच की, क्योंकि जो फैज मोहम्मद था वो उज़ैर बलोच का बाप था। उज़ैर बलोच अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन कर लेता है। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक इन दोनों गैंग्स के बीच काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर चली और इस पूरी गैंग वॉर के दौरान लगभग 1500 से लेकर 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये रॉकेट फायर किया जा रहा है, ये रॉकेट तो फायरिंग की जाती है। और इन 5-6 सालों के दौरान रहमान डकैत के खिलाफ 80 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज थे। उस टाइम पर लियारी के अंदर जितने भी गैंग वॉर्स और क्राइम वगैरह हो रहे थे उन सब को रोकने के लिए सिंध पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट बनाई जिसका नाम इंडस्ट्रियल क्राइम यूनिट रखा गया, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुई और बाद में उसको बदल कर लियारी टास्क फोर्स से रिप्लेस कर दिया गया। इस टाइम के दौरान रहमान डकैत का जो इन्फ्लुएंस था वो लियारी के बाहर के इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा था और उसको लोग अब मलीर और कोरंगी जैसे इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा मानने लगे थे। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण उसको लगने लगा था कि अब वो पॉलिटिक्स में भी कदम रख सकता है, जिसकी वजह से पहले तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के साथ अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है और फिर बाद में साल 2008 में अपनी खुद की पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाता है। उसकी पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि लोगों के बीच में प्यार और शांति बनाए रखा जाए, बल्कि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी ही थी और उसकी खुद की पार्टी हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। काफ़ी सारे लोगों ने तो रहमान डकैत की पार्टी उसके डर के मारे ज्वाइन की थी और उनके पास ये काफ़ी सिंपल और इजी रास्ता था उससे बचने का। अपनी इमेज चेंज करने के लिए और अपने आप को एक पार्टी का लीडर शो करने के लिए इस टाइम के दौरान वो लोगों के बीच में अपने आप को रहमान डकैत की बजाय सरदार रहमान बलोच के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी भी उसको जमकर सपोर्ट था। लेकिन जो उसकी इमेज थी वो सिर्फ नाम से बदलने वाली नहीं थी और इसलिए वो काफ़ी सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाता है गरीब लोगों के लिए। उसके इन कामों के कारण काफ़ी सारे लोगों को तो वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी जो उसका क्राइम्स का सिलसिला था वो भी बिल्कुल पैरेलल ही चल रहा था। क्वेता के अंदर एक टाउन है जिना नाम से, जहां नवंबर 2008 के दौरान रहमान डकैत किसी काम से गया हुआ था और इस टाइम पर पुलिस को टिप मिलती है कि वहां पर रहमान डकैत मौजूद है और पुलिस वहां जाकर बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है और इसकी वजह से पुलिस के लिए पूरी सिचुएशन संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और इन सब चीज़ों के चलते रहमान डकैत एक बार फिर से पुलिस कस्टडी में से भाग जाता है। इसके बाद तो रहमान डकैत के अंदर जो पुलिस का डर था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। उसको लगने लगा था कि अब तो पब्लिक का भी उसको फुल सपोर्ट है, तो वो जो चाहे कर सकता है। और फिर ऐसे में एंट्री होती है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी चौधरी असलम की। एसपी चौधरी असलम के काम करने का जो तरीका था उसके लिए वो काफी ज्यादा फेमस था। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। और लियारी के अंदर जितना भी क्राइम था उसको साफ करने की जिम्मेवारी एसपी चौधरी असलम को सौंपी गई और चौधरी असलम की लिस्ट में रहमान डकैत सबसे पहले नंबर पर था। 9 अगस्त 2009 के दिन रहमान डकैत अपना कोई जमीन का काम निपटा कर
अपने 3 आदमियों अकील बलोच, औरंगजेब बाबा और नाजिर बाला के साथ कराची वापस आ रहे थे और ऐसे में उनको एसपी चौधरी असलम की गाड़ी ओवरटेक करती है। पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस रहमान डकैत को सिर्फ अरेस्ट करने गई थी, लेकिन उन्होंने पहले पुलिस पर गोलियां चला दी और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी उन पर गोलियां चलानी पड़ी और इस जवाबी कार्रवाई की वजह से उन चारों लोगों की मौत हो गई। जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है, वैसे ही रहमान डकैत को असलियत में भी हॉस्पिटल ले जाने का नाटक जरूर किया गया था, लेकिन रहमान डकैत जो कि पूरी लियारी पर कब्जा करता था एक टाइम में, उसकी ज़िंदगी हॉस्पिटल के एक स्ट्रेचर पर ख़त्म हुई। रहमान डकैत की जो पार्टी थी पीपल्स अमन कमेटी, उसकी मौत के बाद उसको उज़ैर बलोच संभालता है और फाइनली मार्च 2013 में उज़ैर बलोच अपने बाप की मौत का बदला भी लेता है। मार्च 2013 में उज़ैर बलोच ने पहले तो यासिर अराफात और अरशद पप्पू को किडनैप करवाया और फिर उनको कई दिन तक टॉर्चर करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर दिए और फिर उनके सिरों के साथ उज़ैर बलोच और उसके एसोसिएट बाबा लाडला ने फुटबॉल भी खेली और फिर उनकी डेड बॉडीज की एक पब्लिकली परेड भी निकाली और जब उनका मन भर गया तो उन लाशों को जलाकर एक सीवर में फेंक दिया। ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा भयानक था और जितने भी लोगों ने ये इंसिडेंट होते हुए देखा था उनकी रूह कांप गई थी और इस टाइम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने भी अपना जो सपोर्ट था वो कम कर दिया था। आगे चलकर साल 2017 में जो बाबा लाडला था वो पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक शूट आउट में मारा गया और अगर उज़ैर बलोच की बात की जाए तो साल 2020 में उसको 12 साल की सज़ा हुई थी और आज की तारीख में भी वो जेल के अंदर ही है।